स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, तो थोड़ा बहुत मैं इसको बताने की कोशिश करती हूँ आपको। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में आइसो का मतलब इक्वल और मेरोस का मतलब पार्ट्स। मतलब ये कि आपका ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर उनके अलग अलग हो, प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे एक दूसरे का आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। चलिए एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए दो जुड़वा भाई है, दोनों देखने में बिल्कुल डिट्टो एक जैसे है, लेकिन एक जुड़वा भाई जो है वो बहुत सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन दूसरा जो जुड़वा भाई है वो बहुत टेढ़ा, बहुत चतुर चालाक है। तो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, और जो फिनोमेना है, जो इवेंट है, उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स एटम है, वाई एटम है और जेड एटम है, ठीक है, सपोज दैट। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं वाई जेड एक्स। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक्स एटम, वाई एटम, जेड एटम, इसमें भी वाई एटम है, जेड एटम है और एक्स एटम है। तो जितना एटम इसमें है उतना ही एटम इसमें है, जो जो एटम इसमें है वही वही एटम इसमें भी है। केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, बट अंतर क्या है कि इसमें पहले एक्स आ गया और इसमें पहले वाई आ गया। इसमें बीच में वाई है तो इसमें बीच में क्या है, जेड है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो स्ट्रक्चर अलग, ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर अलग होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा, तो प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ये अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा तो ये अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग अलग होगा। ये अगर दूसरे कलर का होगा, रेड कलर का, तो ये ब्लू कलर का होगा। तो इस दोनों को बोलेंगे एक दूसरे का आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप सभी, और स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर का मतलब आप पढ़ने से समझ में आ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों आइसोमर का सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अभी कैसे, मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी दूसरे वर्ड में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में दोनों आइसोमर का जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि सिस ट्रांस, आपने पढ़ा होगा सिस ट्रांस। तो उस तरह से सिस में क्या होता है, पास पास एटम होते हैं तो ट्रांस में दूर हो जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको किसमें पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम का वो अलग होगा, ठीक है। तो उसमें आपको पहला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 टाइप्स के होते हैं। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सब एक एक करके। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 भागों में बांटा गया है। एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसको कहते हैं। ऑप्टिकल में डी और एल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डी एल आइसोमेरिज्म, एक डी है तो एक एल है, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, तो नोट करना है तो नोट करिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसी को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।
चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है PTNS3 4OH2, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर क्या है काउंटर आयन SO4, एंड PTNS3 4SO4 काउंटर आयन क्या है OH2। अब अंतर क्या है दोनों में, दोनों का केमिकल फॉर्मूला जरा मैच कराइए। 1PT NS3 4 OH2 SO4 SO4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, फिर अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि काउंटर आयन जो है यहाँ पर SO4 है और यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो OH2 है, हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पर OH एज ए लिगेंड काम कर रहा है, तो यहाँ पर OH एज ए काउंटर आयन काम कर रहा है। यहाँ पर SO4 काउंटर आयन काम कर रहा है, यहाँ पर SO4 लिगेंड काम कर रहा है। स्ट्रक्चर अलग हो गया। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो ये आ गया हो गया पेंटा। हाँ, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिर अंतर क्या है दोनों में, ध्यान दीजिए। अंतर ये है, काउंटर आयन यहाँ पर Cl3 दिया हुआ है, यहाँ पर काउंटर आयन Cl2 दिया हुआ है, यहाँ पर H2O 6 लिगेंड के फॉर्म में है, यहाँ पर H2O 5 लिगेंड के फॉर्म में है और डॉट H2O हाइड्रेट के फॉर्म में दिया हुआ है। सब कुछ सेम है, 1Cr 6H2O 5 एंड 6H2O 3Cl 3Cl, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऑक्टाहेड्रल में, तो उसमें एक क्लोरीन को दिखाओगे और 5 आप लिगेंड H2O के दिखाओगे, इसमें 6 जो H2O पे लिगेंड दिखाओगे, तो डिफरेंट हो गया ना स्ट्रक्चर में, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? तो पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब नाम से समझ में आ रहा है, आयोनाइजेशन मतलब आयन के बारे में बात हो रहा है, काउंटर आयन के बारे में बात हो रहा है। आयोनाइजेशन मतलब काउंटर आयन के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन और कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं तो जो काउंटर आयन सेपरेट होगा दोनों मॉलिक्यूल में से, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन काउंटर आयन डिफरेंट हो जाएगा। कैसे देखो, COCl2NH3 4NO2, COClNO2NH3 4Cl, मिलाओ जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। 1CO Cl यहाँ पर 2 है, Cl यहाँ पर 2 है, NH3 4 है, NH3 4 है, NO2 1 है, NO2 1 है। अंतर क्या है फिर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, अंतर ये है आपका काउंटर आयन में। यहाँ पर काउंटर आयन NO2 माइनस है, यहाँ पर काउंटर आयन Cl माइनस है। तो जब ये आयोनाइज होगा, जब हम इसको पानी में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये भी आयोनाइज होगा और ये भी आयोनाइज होगा। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन पे अलग पॉजिटिव पार्ट के फॉर्म में, NO2 माइनस अलग नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव फॉर्म के फॉर्म में, और ये Cl माइनस नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन काउंटर आयन अलग अलग हो गया, ठीक है, NO2 माइनस Cl माइनस, बाकी सब कुछ सेम है, देख रहे हो। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक दूसरे का क्या है ये, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और इस घटना को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नहीं समझ में आया? बस देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, काउंटर आयन अलग अलग हो गया। यहाँ पर NO2 आपका एज ए काउंटर आयन है, यहाँ पर NO2 आपका एज ए लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर Cl एज ए लिगेंड है, तो यहाँ पर एक Cl तो लिगेंड है, एक Cl आपका काउंटर आयन के फॉर्म में है। तो काउंटर आयन अलग अलग हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, काउंटर आयन मतलब आयन अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब आयन के बारे में बात हो रही है, किस आयन के बारे में, काउंटर आयन के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए इतना नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ेगी दूसरा आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा पार्ट है वो है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट सुनने से आपको क्या याद आ रहा है, हाइड्रेट का मतलब H2O के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सॉल्वेट का मतलब क्या है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, सॉल्वेट का मतलब कि सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जब आप H2O को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, H2O को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन H2O का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो वहां पर इसको बोलेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
ठीक है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इसलिए इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म कहा जा रहा है। चलो देखते क्या है, आइसोमर्स विच डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया आपको, यहाँ पर ऐसे आइसोमर्स की बात हो रही है जिसमें नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अटैच टू मेटल एटम और आयन एज लिगेंड और कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। If water is the solvent, these are called hydrate isomers. Water, okay? चलिए एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, CrH2O6Cl3, यहाँ पर CrH2O6Cl3, यहाँ पर CrH2O6Cl3। समझ में आ रहा बात? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, अंतर क्या है, अंतर H2O का है। H2O यहाँ पर 6 एज ए लिगेंड के फॉर्म में, 5 यहाँ पर लिगेंड की फॉर्म और 1 यहाँ पर सॉल्वेट हो गया, यहाँ पे हाइड्रेट हो गया। डॉट H2O का मतलब क्या हो रहा है कि ये हाइड्रेट, ये जो क्रिस्टल है इसमें पानी घुस गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट H2O हो गया। अब यहाँ पर 2 डॉट H2O हो गया, 4 H2O के लिगेंड हो गए। तो यहाँ पे H2O का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। आइसोमर्स विच डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एज लिगेंड और कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में H2O6 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। तो नंबर ऑफ H2O जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, वो डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे इस तरह के आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टल में आपका डॉट H2O नहीं है, यहाँ पर क्रिस्टल में डॉट H2O है, यहाँ पर क्रिस्टल में डॉट 2H2O लग गया है। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो वॉयलेट आ जाएगा, इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन आ जाएगा और इसका डार्क ग्रीन क्रिस्टल आएगा। तो नंबर ऑफ H2O जो लिगेंड के फॉर्म में है वो डिफरेंट है तीनों मॉलिक्यूल में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसे बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। लिंकेज का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? लिंक के बारे में बात हो रही है, बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है, अटैचमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लिंकेज का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड अटैच है वो लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आइसोमर्स का वो तो सेम होगा, लेकिन जो लिगेंड है, उस मॉलिक्यूल में जो लिगेंड है उसका जो बॉन्डिंग है सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो अलग अलग डोनर एटम से होगा। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल समझ में आते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है कि इसमें एम्बिडेंट लिगेंड का होना बहुत जरूरी है, तभी ना लिंक आप बता रहे हैं, आप बॉन्डिंग बता रहे हैं, अटैचमेंट बता रहे हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं। तो कभी वो सेंट्रल मेटल एटम से ये वाला डोनर एटम जुड़ गया, तो कभी सेंट्रल मेटल एटम से ये वाला डोनर एटम जुड़ गया, तो इससे लिंक कभी अलग हो गया, इससे लिंक कभी अलग हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन लिंक अलग अलग है, कभी इस डोनर एटम से कभी इस डोनर एटम से। तो क्या हो जाएगा, ये जो आइसोमर्स बनेंगे वो लिंकेज आइसोमर्स होंगे, और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड यूज होता है which can attach to the metal through more than one donor atom। तो एम्बिडेंट लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, तो वो कभी एक डोनर एटम जुड़ेगा तो कभी दूसरा डोनर एटम जुड़ गया, तो वो 2 आइसोमर्स बने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो उसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, CO कोबाल्ट, NO2 NH3 Cl2, CO और यहाँ पर NO2 की जगह पर ONO दिया हुआ है, NH3 Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए अंतर क्या है। यहाँ पर जो लिगेंड है NO2, नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे इसको, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर जो NO2 है इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है? नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ है उसका। ठीक है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखेंगे, इस वाले कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा है, तो यहाँ पर जो डोनर एटम है
वो क्या है? ऑक्सीजन। सेम NO2 यहाँ पर, ONO यहाँ पर, इसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। कभी नाइट्रोजन सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होते हो उसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कोबाल्ट से कभी नाइट्रोजन जुड़ेगा तो इस कोबाल्ट से कभी ऑक्सीजन जुड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 2 ऑक्सीजन इसमें भी है, 2 ऑक्सीजन इसमें भी है, एक नाइट्रोजन इसमें भी है, एक नाइट्रोजन इसमें भी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लिंक अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ये जो कंपाउंड बना, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करेगा तो ये येलो कलर का क्रिस्टल बनाएगा, अगर ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करेगा तो ये रेड कलर का क्रिस्टल बनाएगा। देखो डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, थोड़ा सा क्या चेंज हुआ तो पूरी प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो गई। अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो पेंटा एमी नाइट्रो, क्योंकि NO2 क्या है, नाइट्रो है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एमी नाइट्राइटो। समझ में आ रहा है, यहां पर NO2 नाइट्रो लिगेंड का काम करेगा, यहां पे ONO नाइट्राइटो लिगेंड का काम करेगा और कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। इज दैट क्लियर? नोट करना है तो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स लास्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है उसमें चेंजिंग हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के याद रखना है, ऐसा नहीं कि तोते की तरह बैठ जाओ बस रटते जाओ, आपको याद करने के लिए कुछ टेक्निक भी यूज करना होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजिंग हो रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स की अदला बदली या सेंट्रल मेटल एटम की अदला बदली हो रही है, इसी वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमेना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs when both positive and negative ions of a salt are complex ion and two isomers differ in the distribution of ligands in two complex ion। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जांपल है उसको जरा ध्यान से आप देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, कोऑर्डिनेशन फिर अलग अलग मैंने बना दिया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अलग अलग कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं और ये दोनों भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कंपाउंड हो गया, ये आपका दूसरा कंपाउंड हो गया। अब ये जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं वो देखिए, CO1 CO1 NH3 NH3 CR1 CR1 CN6 CN6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस NH3 लिगेंड के साथ कोबाल्ट अटैच है, लेकिन इस दूसरे कंपाउंड में ये जो NH3 है ये अटैच हो गया क्रोमियम के साथ। ठीक है, यहां पर जो NH3 है वो कोबाल्ट के साथ अटैच है और यहां पर जो NH3 है वो क्रोमियम के साथ अटैच है। यहां पर CN क्रोमियम के साथ अटैच है तो यहां पर CN कोबाल्ट के साथ अटैच है। तो आप ये कह सकते हो कि लिगेंड आपका चेंज हो रहा है, ये कह सकते हो कि लिगेंड चेंज हो रहा है, या आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर मैं क्या बोल रही हूँ? इसको देखो CONH3 है, यहाँ पे COCN6 हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि लिगेंड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ, लिगेंड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये भी कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल एटम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे CO जुड़ा हुआ था NH3 से, तो यहाँ पर Cr NH3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो लिगेंड या सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो अपना पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी टिपिकल इसमें कुछ नहीं है। कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ CN जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cr के साथ CN जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cr के साथ NH3 जुड़ा हुआ है। आपको बस क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर देना है या आपको लिगेंड चेंज कर देना है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब ये है कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा
लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ओरिएंटेशंस है एटम्स का, वो डिफर होगा। ओके, मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका जो एटम्स की जो पोजीशंस है, जो ओरिएंटेशंस है एटम्स की, वो डिफरेंट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उन दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो space isomerism is a form of isomerism in which molecules have the same molecular formula but differ in 3D, three-dimensional orientations of their atoms in space। ठीक है, एटम्स की पोजीशन स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। एग्जांपल है PTNS3Cl2। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर NH3 पास में, Cl पास में, यहाँ पर Cl दूर, NH3 दूर। तो आपने क्या किया, चेंज कर दिया लिगेंड्स को, लिगेंड्स की पोजीशंस को चेंज कर दिया आपने 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे कि मेरा हाथ सपोज दैट कि स्क्वायर प्लेनर है और एक NH3 अगर यहाँ है तो दूसरा NH3 जस्ट उसके पास में, एक NH3 यहाँ, दूसरा NH3 यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं इसको उठाकर इस NH3 को इधर कर दूं, इसके अपोजिट 180 डिग्री के एंगल में, देख रहे हो 180 डिग्री के एंगल में मैंने इसको चेंज कर दिया NH3 को, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने लिगेंड्स का पोजीशन चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका स्टीरियो आइसोमर्स डेवलप हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट एटम्स का वो डिफरेंट, तो उसको बोलेंगे एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नोट करना है तो नोट कर लो, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो पहला टाइप होता है वो होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें सिस और ट्रांस पोजीशंस आता है। चलो देखते हैं क्या होता है ये। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑकर्स इन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसे मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेम तरह की लिगेंड अटैच हो तो उसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट लिगेंड अटैच हो तो उसको बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही पाया गया है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, इसमें अलग अलग होना चाहिए। M के साथ आपका अगर A है तो A6 सपोज दैट की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, तो Ma6 होगा तो ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो फिर कौन शो करेगा, तो M के साथ अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि A3 हो गया, B3 हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया ना। तो इस तरह का अगर सिस्टम होगा तो ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। डिफरेंट होना चाहिए, लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए, लिगेंड डिफरेंट होगा तब वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ओके, चाहे वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या कोई और। ठीक है, तो आपका लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इस आइसोमेरिज्म के लिए, ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ द लिगेंड्स। चलो देखते हैं एग्जांपल, PTNS3ClPy4। अब ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। इसका मतलब कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। मैं टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं स्क्वायर प्लेनर क्यों बोल रही हूँ। टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है, तो मैं स्क्वायर प्लेनर क्यों बोल रही हूँ। अब आप इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल हो गया। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। वैसा क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में जो पोजीशंस है वो इक्वल हो जाती है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, तो पोजीशंस जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो एक जैसी हो जाती है। इस वजह से टेट्राहेड्रल में ये पाया नहीं जाता, ये केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही पाया जाता है, कौन, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर मैं टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है PTNS3ClPy2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड और ये तीसरा लिगेंड। अब जो तीसरा लिगेंड है वो सेम है, PY 2 बार दिया हुआ है।
तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स में देखिए पीवाई मतलब पीरिडीन दोनों पास में है, एडजेसेंट में है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पीवाई को यहाँ ले आती हूँ और इस सीएल को यहाँ ले आती हूँ, तो फिर क्या होगा बताइए। तो पीवाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, पीरिडीन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो जो सेम लिगेंड होते हैं उन्हीं को हमें मूवमेंट कराना होता है। LH3Cl सेम नहीं है ना, तो उसको हम टच नहीं करेंगे। फिर किसको टच करेंगे, जो सेम लिगेंड है उसको ही हम मूव कराएंगे। तो यहाँ पर एडजेसेंट है तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। यहाँ पर ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, और इस सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर के फिनोमेना को बोलेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों का ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी, सिस की अलग ट्रांस की अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा एग्जांपल है वो है CrNH3 4Cl2+। तो जो कम संख्या में, जो कम नंबर में जो लिगेंड सेम होते हैं उसको ही हम, उसी का पोजीशन हम चेंज करेंगे सिस ट्रांस आइसोमर्स बनाने के लिए। जो ज्यादा संख्या में होते हैं उनको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4+2 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो मैक्सिमम पोजीशन तो ज्यादा संख्या वाला जो लिगेंड है वही कवर कर लेगा, मैक्सिमम पोजीशन तो वही कवर कर लेगा, बचा हुआ पोजीशन दूसरा लिगेंड जो कम संख्या में है वो कवर करेगा। ठीक है, तो जो कम संख्या में है उसको ही हम सिस ट्रांस के फॉर्म में दिखाएंगे, ज्यादा वाले को नहीं, क्योंकि इसको आप मूवमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्टाहेड्रल के अरेंजमेंट को, एटम्स के अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर लेगा, ज्यादा जगह वो ले लेगा। ठीक है, तो कम संख्या वाले को हम सिस ट्रांस के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल है तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पर एक सीएल यहाँ, दूसरा सीएल यहाँ, बाकी जो बचे हुए जगह है वहां पर हम ज्यादा संख्या में जो लिगेंड है, ज्यादा नंबर में जो लिगेंड है उसको हम लिख देंगे NH3। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सीएल को हम यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख दे, या यहाँ लिख दे, या यहाँ लिख दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीएल को, एक सीएल आपने यहाँ बना दिया ऊपर की तरफ, जो दूसरा सीएल है उसको यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिस फॉर्म ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरा हाथ स्क्वायर प्लेनर है और एक सीएल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओके, और दूसरा सीएल जो है वो स्क्वायर प्लेनर में है, प्लेन में है, जो 90 डिग्री एंगल में है। इस सीएल और इस सीएल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एक सीएल ये हो गया, दूसरा सीएल ये है, तो इस कोने में हो सकता है, या इस कोने में, या इस कोने में, या इस कोने में होगा, वो सिस फॉर्म ही इस सीएल के साथ। तो वो कौन सा फॉर्म होगा? सिस ही होगा, क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट ही है। कोई भी कोना आप चूज कर लो, वो इस सीएल के साथ वो सीएल सिस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि एडजेसेंट है। 90 डिग्री का एंगल है इस कर्व्स के बीच में, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ। लेकिन अब इस सीएल को उठाकर मैंने यहाँ कर दिया, देख रहे हो, और वहां पर मैंने, जहां पर सीएल था वहां पर मैंने NH3 कर दिया। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये सीएल और ये सीएल के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये दोनों बहुत दूर हो गए, अपोजिट हो गए। यहाँ पे क्या थे? एडजेसेंट थे, 90 डिग्री का एंगल था, एडजेसेंट थे, पास थे। 180 डिग्री का एंगल हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। समझ में आ गया? तो आप यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, एडजेसेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो सिस हो जाएगा। और 180 का हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, और जो कम संख्या में रहते हैं उसी को हम सिस ट्रांस बनाते हैं, ज्यादा वाला को नहीं। तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स, जो सिस होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऐसे ही अलग हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग होगी, और साथ में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रोडियम Cl3py3। अब जो RH है ये एटॉमिक नंबर 45 रोडियम होता है, इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच और 3 pyridine अटैच है। ओके, pyridine यहाँ पे कितने? 3 है। तो अब इस तरह का जब भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, MA3B3, इस तरह का अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, सेंट्रल मेटल एटम, A लिगेंड 3, B लिगेंड 3, इस तरह के फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट
ये चीज आपको याद रखना है, फेस आइसोमर और मर आइसोमर, मर आइसोमर ठीक है, इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर, इसको बोलते हैं मेरिडियन आइसोमर, ठीक है, ग्रीक वर्ड है वो। तो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है और इसमें पूछ रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमर, सिस और ट्रांस पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? तो तीन तीन संख्या में है, बराबर बराबर संख्या में, यहाँ पे बराबर नहीं था, यहाँ पे बराबर बराबर संख्या में है। तो आप क्या करेंगे, एक पीरियडिन यहाँ, एक पीरियडिन यहाँ, एक पीरियडिन यहाँ, तो ये पीरियडिन इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पीरियडिन इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एडजेसेंट हो गए, ये भी इसके एडजेसेंट, ये भी इसके एडजेसेंट। तो अब बाकी के ये सीएल तीनों ये भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके, ये सीएल इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल में है, ये सीएल इसके साथ भी 90 डिग्री के एंगल में है, तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। तो ये हो गया सिस फॉर्म, और इसको बोलेंगे दूसरे वर्ड में फेसियल आइसोमर या फेस आइसोमर, ठीक है। इस वाले केस में आइए, इस वाले केस में आप ध्यान दीजिए कि दो पीरियडिन तो एडजेसेंट है और एक पीरियडिन को उठाकर यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल में रख दिया गया ऑपोजिट में। बाकी एक सीएल को देखिए, एक सीएल यहाँ है, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ है, उसको नहीं टच किया गया है, एक ही को चेंज करेंगे, दोनों एटम दोनों लिगेंड को चेंज नहीं करेंगे, एक ही लिगेंड का पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। एक पीवाई यहाँ, एक पीवाई वहां, और दूसरे पीवाई को उठाकर 180 डिग्री के एंगल में रख दिया गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, मर आइसोमर दूसरे वर्ड में इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत आता है, फेस आइसोमर, मर आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, सेम Ma3B3 याद रखना है कि इस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं फेस आइसोमर और मर आइसोमर। उसके बाद आपको एक लिगेंड को आपको पोजीशन चेंज करना है, दूसरे लिगेंड को वैसा का वैसे ही अच्छे से रख देना है, ठीक है। तो Cl 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 साथ में है, पीवाई 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 एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म। अब एक लिगेंड को पोजीशन को वैसा का वैसे ही रखना है और एक लिगेंड का पोजीशन चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीवाई को उठाकर मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ Cl हो गया, तो ये पीवाई इस पीवाई के ऑपोजिट है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म या मर आइसोमर या मेरिडियन आइसोमर। समझ में आ रहा है ना, एक लिगेंड को चेंज करेंगे, दूसरे लिगेंड को वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो 90 डिग्री एंगल होता है अगर, तो वो हो जाएगा एडजेसेंट पोजीशन, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑपोजिट पोजीशन। तो 90 डिग्री एंगल वाले सिस और 180 वाले ट्रांस, ठीक है। आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा ध्यान रख के बनाइए, ऐसे करके आप स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये एक पीवाई यहाँ है, एक पीवाई यहाँ है और एक पीवाई यहाँ है, तो वो हो गया सिस, दूसरे पीवाई को उठा के मैंने ऐसे कर दिया और एक पीवाई अभी भी यहाँ है, ठीक है, और ये एक पीवाई ऐसे, तो दो पीवाई 90 डिग्री एंगल में, एक पीवाई 180 में, तो इसको बोलेंगे ट्रांस मर आइसोमर, ओके। बाकी सीएल को आप अपने जगह पे रखिए। तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोट करना है तो नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, तो कुछ बातें जो है आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में याद रखना है, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो आपको कुछ बातें क्या क्या याद रखनी है, चलिए देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर होगा या 2-3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड होगा तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। कौन? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो Ma4, Ma3b, MaB3, ठीक है। इस तरह के अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल तो वैसे भी शो नहीं करता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर जो है वो शो करते हैं। लेकिन कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं एक्सेप्शनल केस, वो शो नहीं करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? Ma4 टाइप का, Ma3b टाइप का, सेंट्रल मेटल एटम Ma3 मतलब जो A लिगेंड है वो 3 संख्या में है और जो B लिगेंड है वो 1 संख्या में है। MaB3 टाइप का, इस तरह के अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे, इस तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे तो डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर किस तरह का शो करेगा, किस तरह का स्क्वायर प्लेनर शो करेगा? फिर Ma2B2, Ma2BC, MaB का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे Ma2B2 मतलब दो लिगेंड सेम है, दो लिगेंड सेम है, दो लिगेंड सेम है और दो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह के अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, Ma6, Ma5B जो होते हैं, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर 6 के 6 लिगेंड अगर इक्वल हो जाए तो वहां पे सिस ट्रांस कैसे आप पता करोगे?
तो इस तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिस ट्रांस को शो नहीं करते। Ma5b, अब इसमें बताइए b एक ही है तो कैसे सिस ट्रांस दिखाएंगे, b 2 होता, Ma4b2 होता तो वो शो करता। क्या Ma4b2 ये होता तो शो करता, क्योंकि इसमें 2 है तो सिस ट्रांस दिखा सकते हैं b2 को। एक b को आप 90 डिग्री पे रखिए, एक b को आप 180 डिग्री पे रखिए तो वहां पे सिस ट्रांस हो जाएगा। लेकिन Ma5b है तो ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ आपको याद रखना था, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो ये क्या होता है, तो ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिक्स का मतलब ग्लास के बारे में बात हो रही है, लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इन विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, मतलब ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेट करे। समझ में आ रहा है, अगर एक जो है वो बाएं से दाएं अगर रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दूसरा जो है वो दाएं से बाएं कर रहा है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन लाइट को अलग अलग रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। दिस आइसोमेरिज्म इज शोन ओनली शोन बाय ऑक्टाहेड्रल, ये चीज आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है और कोई नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं COCl2En2+, ये टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है कि क्या है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो गया, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, नहीं, En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक En के पास 2 डोनर एटम होते हैं तो 2 En के पास 4 डोनर एटम होंगे। इसका मतलब कि 4 ये और 2 ये, मतलब 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। En क्या है आपका, बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर एटम है, तो एक डोनर एटम यहाँ पे सप्लाई करेगा, एक डोनर एटम यहाँ पे सप्लाई करेगा, ठीक है। 2 डोनर एटम हो गए, एक डोनर एटम इसका En का, दूसरे En का, 2 En है, एक यहाँ सप्लाई करेगा और एक यहाँ सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 जो पोजीशन है इसमें En ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी के बचे हुए 2 पोजीशन Cl ने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ध्यान से देखिए, Cl 90 डिग्री के एंगल में है ना, 90 डिग्री के एंगल में, तो ये एडजेसेंट पोजीशन हो गया, ये दोनों भी एडजेसेंट पोजीशन में ही है। तो फिर इस तरह के केस को हम बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप ज्योमेट्रिकल पर आ गए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो ही आइसोमेरिज्म है ना, तो हम वहां पे 3D स्पेस के बारे में तो बात करेंगे ना। मतलब ये कहने का हुआ कि जो सिस फॉर्म है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जो सिस फॉर्म है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। इज दैट क्लियर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये सिस फॉर्म है, Cl पास में है तो ये सिस फॉर्म है, En भी है जो 90 डिग्री के एंगल में है तो वो भी सिस फॉर्म है। अब इसी को हम मिरर यहाँ पर रख दे, ये रेड कलर का क्या है, मिरर है, तो क्या हो जाएगा, जब हम मिरर यहाँ रखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मिरर इमेज समझते हो ना आप लोग, इस तरह का बन गया। मतलब इसको अगर मैं काट कर इसके ऊपर रखूंगी तो जो आएगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर आ नहीं रहा है। सपोज दैट मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब इसका मिरर आप रखेंगे तो मिरर ऐसे ही ना आएगा दूसरा हाथ का। अब मैं काट कर इसको इसके ऊपर रखूंगी तो ये नॉन सुपर मिरर इमेज हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता तो ये हो जाता सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, हमारे जो दोनों हाथ होते हैं वो इस तरह से है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। आया समझ में अब? तो ये जो सिस फॉर्म है ये आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। इसको काट के इसके ऊपर रखोगे तो जस का तस आएगा, नहीं आएगा। इसको उठाया आपने और इसके ऊपर रखा तो ये En यहाँ आएगा और ये En तो यहाँ है ही है, जैसे मेरा हाथ मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो, ठीक है, ये सपोज दैट ये En है और इसको मैंने काट के यहाँ रख दिया तो ये इधर आया ना, इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर ये पूरा इस तरह से हो जाता तो उसको बोलते सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इज दैट क्लियर? तो सिस फॉर्म जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, वही आपका मिरर इमेज शो करते हैं, वही आपके सिस फॉर्म ऑप्टिकली
एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो आपका वो लेफ्ट टू राइट अगर करेगा तो डी, राइट टू लेफ्ट करेगा तो एल फॉर्म कहलाता है। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इस वजह से एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और इस इवेंट को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया आपको बात? अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्यों नहीं आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो क्यों नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेम है, ठीक है, COCl2 En2 प्लस। तो इसका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा, इसका मतलब वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म, इसी कंपाउंड का जो ट्रांसफॉर्म है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमर्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिंस इट इज सिमेट्रिकल, व्हाइल सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज इट इज अनसिमेट्रिकल। अब ये क्या चीज हो गया? ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म था उसको भी मैं कहीं पर बना देती हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर मैं साफ करके यहाँ पे बना देती हूँ मैं सिस फॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म नीचे बनाया है और सिस फॉर्म हो जाएगा इसका कुछ इस तरह से, यहाँ पर बीच में CO और आपका एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ, और एक जो आपका En है वो यहाँ हो जाएगा, और एक जो En है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिस फॉर्म। ठीक है, ये दो पोर्शन और ये दो पोर्शन En ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी क्या CCl। तो ये Cl 90 डिग्री के कोण में है, तो ये आपके हो गए सिस फॉर्म। किसका? इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया, और इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर Cl पास में है तो सिस हो गया, यहाँ Cl अपोजिट में है तो ये ट्रांस हो गया। ओके, तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म का अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। होगा कि नहीं? इसको काट के इसके ऊपर रखोगे तो एक सैंडविच की तरह एकदम सेम ब्रेड जैसे नहीं होते सैंडविच के, वैसे हो जाएगा। En इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी En, यहाँ पर भी En, सब कुछ फोटोकॉपी एक दूसरे का, है ना? तो ये आपके हो गए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो इस केस में ट्रांसफॉर्म का जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो सेम है तो ये आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे ना, थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बीच में मैं कोई यहाँ मिरर रख दूं, ठीक है, मिरर रख दूं या इसको ऐसे बीच से काट दूं, दोनों तरफ क्या है? सेम En सेम Cl सेम सब कुछ, तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर मैं अगर बीच में ऐसे रख दूं तो ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पर इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, है सिमेट्रिकल? सेम है दोनों तरफ? नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। यहाँ रखिए दोनों तरफ सेम है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। आई बात समझ में? तो आपके ट्रांस आइसोमर सिमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। सिस फॉर्म जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो आपके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।